नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में 31 मार्च को होगा शक्ति परीक्षण। नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, बागियों को भी मिला वोटिंग का अधिकार। हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण बिल पास, 6 जातियों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में मिलेगा फायदा। केंद्रीय सेवाओं के लिए भी आंदोलन की तैयारी। असम में कांग्रेस उपाध्यक्ष का केंद्र सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो पीएमओ से चलेगी राज्य सरकार। विकास और शांति के लिए तरुण गोगोई की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा। ब्रसेल्स में कल यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार संधि पर बात। वॉशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। एयर इजिप्ट विमान का अपहरणकर्ता गिरफ्तार, सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित। साइप्रस के राष्ट्रपति का आतंकी घटना से इनकार। और सबसे पहले पहली खबर। नैनीताल हाई कोर्ट ने हरीश रावत को राहत देते हुए 31 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस के बागी 9 विधायकों को वोट करने का मौका भी दिया है, लेकिन उनके वोट अलग रखे जाएंगे। इधर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। उत्तराखंड सियासी संकट में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद नैनीताल हाईकोर्ट ने हरीश रावत को 31 मार्च तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कांग्रेस के बागी विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार दे दिया है, लेकिन इन विधायकों के वोट अलग रहेंगे। बहुमत परीक्षण के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। माननीय राज्यपाल के आदेश का कि 28 तारीख को एक फ्लोर टेस्ट हो, उसको कार्यान्वित किया है उच्च न्यायालय ने। सिर्फ तिथि बदली है 28 से 31 मार्च। लंबित जो है ये एमएलएज 9, उसको हटाया नहीं है। सिर्फ वोटिंग के काउंटिंग के लिए, सिर्फ गणना के लिए अलग से वोट करके उसको अलग से देखने के लिए अलग कवर में रखने का आदेश दिया है। कांग्रेस कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के लिए झटका मान रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कोर्ट ने संविधान की रक्षा की है। विश्वास मत लेने से रोका गया, कोर्ट ने उसको गलत माना है। माननीय हाईकोर्ट ने ऐसी ताकतों को एक जबरदस्त झटका दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस के बागी विधायकों को वोट का अधिकार मिलने पर बीजेपी ने खुशी जताई है। राष्ट्रपति शासन को लेकर जो अभी तक जानकारी मिली है, उसमें कहीं पर भी इस ऑर्डर में उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। डिसक्वालिफाइड एमएलए हैं, उनको वोट करने के लिए कोर्ट ने कहा है और वो 31 तारीख के लिए कहा है। अब आगे क्या इस पे होना है, मुझे लगता है वो तब की बात देखी जाएगी। उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने 28 मार्च को मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने का समय दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने रविवार को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, जिससे हरीश रावत ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तराखंड के स्पीकर महोदय ने जो काम किया है असंवैधानिक था, राजनीतिक लाभ के कारण किया, संवैधानिक परंपराओं को चूर चूर करके किया, ये साफ हो चुका है। उत्तराखंड में सियासी संकट 18 मार्च को शुरू हुआ, जब विनियोग विधेयक पारित करते समय कांग्रेस के 9 विधायक हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तराखंड विधानसभा का अगर मौजूदा स्थिति देखें, समीकरण पर नजर डालें तो 70 सदस्यों वाले सदन में कांग्रेस के 36 विधायक हैं। इनमें से 9 बागी हो गए हैं। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 28 हैं, जिसमें से 1 विधायक पार्टी से पहले ही निष्कासित है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं। बीएसपी के 2 और उत्तराखंड क्रांति दल का 1 विधायक इसमें है। और इन 6 विधायकों ने एक मोर्चा बनाया, जिसे पीडीएफ नाम दिया गया, प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा, और उसने कांग्रेस को समर्थन दिया और उस समर्थन से सरकार चल रही थी। ऐसे में बहुमत का जो आंकड़ा है उसे साबित करने के लिए 36 विधायक चाहिए होंगे। हरीश रावत ने राज्यपाल के सामने जो अभी परेड कराई थी, उसमें 34 विधायक थे, जो बहुमत साबित करने के आंकड़े से 2 कम हैं। अब ऐसे में 31 मार्च को हरीश रावत के सामने बहुमत का आंकड़ा हासिल करने की एक बड़ी चुनौती है।
और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक के बाद एक निशाना कांग्रेस की सरकारों पर है, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए है, और ये जो जनमत है उसके खिलाफ है। जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको असंवैधानिक तरीके से दल बदल करा के, खरीद फरोख्त करा के और ऐसे साधनों का उपयोग करके जो कोई भी प्रजातंत्र और संविधान कानून जिसकी अनुमति नहीं देता, उस पर रोक लगनी चाहिए। हमने अपनी चिंता, अपना आक्रोश उससे महामहिम को अवगत कराया है। और इस वक्त जो राजनीतिक रूप से जो ये डेवलपमेंट हुआ है उसके जो तकनीकी पहलू हैं, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह सर मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जो सबसे बड़ा हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो सबसे बड़ा तकनीकी पहलू जो शायद लोगों के मन में कंफ्यूजन के तौर पर उभर रहा है, वो 9 बागी विधायकों को लेकर उभर रहा है। उनकी स्थिति क्या है? कोर्ट ने उन्हें वोटिंग का अधिकार तो दिया है, लेकिन उनका वोट क्या काउंट होगा, और अगर होगा तो कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, ये जरा समझाइए। देखिए, एक तो जहां तक जो वो 9 विधायकों की बात है, उनके लिए तो ये ऑर्डर अनप्रेसिडेंटेड है। आप देखिए, उनका रिट पिटिशन भी नहीं लगा था, उनके तरफ से सिर्फ एक इंटरवेंशन फाइल हुआ था जिसमें बताया गया था कि स्पीकर ने जो ये उनको निष्कासित किया है वो जानबूझ के किया गया है, जिसमें कि जब मत की गणना हो तो उनका वोट काउंट ना हो सके। तो बिना उनके पिटिशन के, बिना उनके सब्सटैंटिव रिट पिटिशन के हाईकोर्ट ने कहा है कि उनको वोट करने दिया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उनका वोट गिना जाएगा। अच्छा। हाईकोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि चूंकि जो भी वोट में हो रहा है उस वोट का रिजल्ट तो डिक्लेयर इन एनी केस नहीं करना है या इफेक्टिव इसे नहीं होना है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स रूल है। प्रेसिडेंट्स रूल में तो आपका इस वोट का कोई माने है नहीं। प्रेसिडेंट्स रूल में इस वोट का माने तब होगा अगर हाईकोर्ट फाइनल हियरिंग के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रेसिडेंट्स रूल गलत तरीके से लगाया गया और उसको रिवोक कर दे। अच्छा। तब ये क्वेश्चन उठेगा। उस क्वेश्चन के उठने के पहले जो वो विधायक है उनका रिट पिटिशन भी फाइल हो गया है, वो भी लग जाएगा हाईकोर्ट में। ठीक। अगर ये विधायकों ने ये साबित कर दिया कि उनका निष्कासन स्पीकर द्वारा गलत हुआ है या संविधान के खिलाफ हुआ है, और अगर उन्होंने अपने फेवर में डिसीजन ले लिया कि हाँ उनको वो प्रॉपर एमएलएज बने रहेंगे असेंबली में, तो फिर तो जो वोट आज जो 31 को लिया जाएगा, उस वोट में जो ये राइडर लगाया गया वो राइडर अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो देखिए, 2 तरह के नीति हो सकते हैं। ठीक। या तो हाईकोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि उनका निष्कासन सही है उनके रिट पिटिशन में, ठीक है, और हाईकोर्ट इस नतीजे पर और भी पहुंचे कि ये जो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया है वो भी गलत है। अगर ऐसी स्थिति होगी कि एमएलएस का रिट पिटिशन डिसमिस हो जाएगा और रावत का पिटिशन अलाउ हो जाएगा, तब जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन गया है कि उनके वोट को अलग रखा जाए, उसका कोई महत्व उठेगा। अदरवाइज उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर तो देखिए राष्ट्रपति शासन लगा रहता है तो ऐसे भी इस वोट का कोई माने नहीं है। क्योंकि ये वोट तो सिर्फ उसी कंडीशन के लिए लिया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन अगर वो होल्ड करेंगे कि गलत है। इसलिए अगर उनको मान लीजिए प्रेसिडेंट का जब वो एफिडेविट आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो प्रेसिडेंट रूल पे तो आज शायद कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। बहुत ही कोई टिप्पणी नहीं दी है, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं दी। उसके लिए हियरिंग पहली अप्रैल को रखा है। तो इसलिए अगर उसमें कोर्ट को यह दिखाई देगा कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट मटेरियल थे राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, तो फिर ये सारा गन्ना वन्ना सब से कोई माने नहीं है। फिर अच्छा, तो फिर राष्ट्रपति तो ऐसे में तो ये तो और बड़ा मसला हो जाएगा। कोई मेजॉरिटी अच्छा स्टेट करेगा। सामान्य शब्दों में आप ये बताइए, 31 तारीख को एक्चुअल में होना क्या है? क्या जो टोटल कैपेसिटी है विधानसभा की एमएलएस की, वो 70 में काउंट होगी या 9 को छोड़ के 61 में से काउंट होगा? उनमें से फिर बहुमत का फैसला होगा, और क्या फैसला उसी दिन आएगा, बाद में होगा? ये थोड़ा समझाइए सर। देखिए, उस दिन काउंट पूरे 70 का होगा। ठीक। 70 का होने के बाद जो फैसला एमएलएस का फैसला होगा उस 70 में वो फैसला कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
ठीक। सिर्फ कोर्ट ने एक राइडर ये लगाया है कि जब आप जैसे फैसला सुनाएंगे कोर्ट में बताएंगे, देखिए उस 9 में अभी क्या वोटिंग पैटर्न क्या होता है अभी कोई नहीं कह सकता। 9 में हो सकता है 6 रह जाए इधर, 3 उधर चले जाएं, या 9 बढ़ के 14 हो जाए इधर वोटिंग के दौरान। इसलिए जो इनका 9 जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इन्होंने क्या वोट किया, मान लीजिए ये वोट फेवर में करते हैं रावत के या खिलाफ करते हैं रावत में, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तौर पे हाईकोर्ट को दिया जाएगा। ठीक। सिर्फ इसलिए दिया जाएगा कि अगर इन एमएलएस का रिट पिटीशन जो डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अगर वो रद्द हो जाता है तो फिर इनका वोट ऑब्वियसली काउंट नहीं हो सकता था, क्योंकि डिस्क्वालीफाई पहले हो चुके हैं। अच्छा। इसलिए इनका डिस्क्वालिफिकेशन का चूंकि मामला अभी कोर्ट के सामने आया ही नहीं था, इसीलिए मैं कह रहा हूं अनप्रेसिडेंटेड है। इनके पिटीशन आने के बाद अगर ये ऑर्डर हुआ होता तो बात समझ में आ सकती थी। इनका पिटीशन भी अभी कोर्ट के सामने नहीं था, लेकिन तब भी कोर्ट ने ये समझा कि स्पीकर के एक्शन में गलती है, और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद, उनके पिटीशन के कोर्ट के सामने ना रहने के बावजूद उनको वोट करने दिया जाए। यानी कि सर आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो दुनिया ये समझ रही है कि 31 तारीख को फैसला आ जाएगा, डी डे है 31 तारीख को, दरअसल उस दिन फैसला नहीं आएगा। नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये वो अभी तो खाली कैरी फॉरवर्ड, अगले दिन ये आगे पहली जाएगा। तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा कि इस दिन, ठीक। हाँ, कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहली को हियरिंग रखा है कोर्ट में, उस दिन कोर्ट में पेश किया जाएगा कि ये फैसला क्या हुआ था उसके दौरान, और वो फैसला का महत्व तब उठेगा जब कोर्ट फाइनल हियरिंग कर लेगा और उस हियरिंग में इन 9 एमएलएस की पिटीशन का भी हियरिंग शामिल होगा। हाँ, पिटीशन शामिल होगा, यानी कि बिल्कुल, यानी कि स्थिति साफ है। उनका पिटीशन डिसमिस हो जाए, हाँ, जी, उनका पिटीशन अगर डिसमिस हो जाए एमएलएस का, और इनका पिटीशन अलाउ हो जाए, तब ये अलग गिनती का कोई मायने बैठेगा। फिर एक अलग प्रोसीजर अगर इनका पिटीशन डिसमिस हो जाए फिर ऐसे भी उस गिनती का कोई मायने नहीं है। दोनों का पिटीशन अलाउ हो जाए तो भी गिनती का कोई माने नहीं है। इसलिए सिर्फ उसी सिचुएशन में इस गिनती का माने होगा कि इनका पिटीशन अलाउ हो जाए, राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया जाए, और एमएलएस का पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को बरकरार रखा जाए। तो उस नतीजे पे हाईकोर्ट ये माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है यहाँ पर, मुझे समय का अभाव है। इस विश्लेषण के लिए, इस आसान तरीके से इतने टेक्निकल इश्यू को समझाने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त निकालने के लिए। तो ये थी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। हरियाणा विधानसभा ने जाट आरक्षण बिल आम राय से पारित कर दिया है। बिल में उच्च शिक्षा और नौकरियों में जाटों समेत 6 जातियों को आरक्षण का प्रावधान है। जाट नेताओं ने अब केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण के लिए आंदोलन की बात कही है। हरियाणा विधानसभा से जाट आरक्षण पारित हुआ तो जाट नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मुंह मीठा कराया। विधेयक पर वोटिंग के वक्त कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के विधायक मौजूद थे। बिल में जाटों के अलावा जाट सिख, मुल्ला जाट, रोर, बिश्नोई और त्यागी जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान है। इन्हें शिक्षा और तीसरी और चौथी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। पहली और दूसरी श्रेणी की नौकरियों में 6% आरक्षण मिलेगा। इनके लिए पिछड़ा वर्ग में नई श्रेणी बनाई गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार को संविधान की 9वीं अनुसूची में बदलाव करना होगा। हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उसमें क्लास 1 और क्लास 2 के हिसाब से बढ़ाया गया है। इसलिए किसी को भी कोई इसमें यानी कोई घाटा नहीं हुआ, कोई किसी की कटौती नहीं हुई। विन विन पोजीशन में हर एक वर्ग को इसमें लाभ मिला है। जाट नेताओं ने अब केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण के लिए नई रणनीति बनाने की बात कही है। अब हम सेंटर की लड़ाई के लिए अपनी रणनीति बनाएंगे। सेंटर के जो बातचीत के जरिए हम अपना आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1 तारीख को हमारी जो है रोहतक में या सोनीपत में मीटिंग करेंगे, वहां बैठ कर अपने आगे का विचार करेंगे। हालांकि बिल के खिलाफ बीजेपी में ही आवाजें उठने लगी हैं। जाटों को आरक्षण का विरोध कर रहे सांसद राजकुमार सैनी ने
इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। आज पूर्णतः किसी के दबाव में आकर के प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस जाति को पिछड़ा ही नहीं माना, आज उसके दबाव में पूरे प्रदेश की सरकार को किडनैप कर लिया गया है। जाट समुदाय ने आरक्षण के लिए फरवरी में आंदोलन किया था। इनमें 30 लोगों की जान गई थी, जबकि 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। जाट नेताओं ने मौजूदा सत्र में ही बिल लाने की मांग की थी। बिल नहीं आने पर उन्होंने 3 अप्रैल से फिर आंदोलन की चेतावनी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात 5 राज्यों के चुनाव की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार से असम में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। राज्य में 3 रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पीएमओ से सरकार का संचालन होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर विजय माल्या और ललित मोदी की मदद का आरोप भी लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को असम में 3 रैलियां की। दीफू जिले के कार्बी आंगलांग में उन्होंने तरुण गोगोई सरकार की जमकर सराहना की और शांति को विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। लड़ाई होती है, खून बहता है, तो विकास करा नहीं जा सकता। पिछले 15 सालों में कांग्रेस पार्टी ने असम में जबरदस्त काम किया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने असम से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने का मुद्दा उठाया। पहले वो यहाँ आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, और फिर असम को असम से नहीं चलाएंगे। असम को नागपुर से चलाया जाएगा, असम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलाया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया है। लेकिन झूठे आरोप, दोषारोपण बंद करिए। असम का चुनाव सीधे सीधे आपके जो फेलियर्स हैं, आपकी जो विफलताएं हैं, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी है। अच्छा होता कि आप अपनी सरकार के बारे में बता। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने असम में मंगलवार को पहली बार जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां राज्य की जनता भ्रष्टाचार और भुखमरी से त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के मंत्री घूस ले रहे हैं। यह आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि चिटफंड घोटाला में वाम दल के कार्यकाल में जो शुरू हुआ ये घोटाला और टीएमसी के कार्यकाल में उसे बढ़ावा मिला। अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। चिटफंड के अंदर 17 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों का पैसा ये लोग खा गए। ये चिटफंड कम्युनिस्टों के समय में शुरू हुआ और ये चिटफंड ममता के समय में बड़ा। पूरे गुंडे जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे वो अब ममता दीदी की पार्टी में आ गए। बंगाल को अपना गौरव न कम्युनिस्ट वापिस दिला सकते हैं, न तृणमूल कांग्रेस वापिस दिला सकती है। बंगाल को अपना गौरव वापिस चाहिए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनानी पड़ेगी। देश की कुछ और खबरें। पठानकोट आतंकी हमले की जांच करने आई पाकिस्तान की जांच टीम ने आज हमले की जगह का मुआयना किया। वहीं शिवसेना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पाकिस्तान संयुक्त जांच दल के एयरबेस में जाने की इजाजत देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की संयुक्त जांच टीम ने मंगलवार को पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। पाकिस्तान की जांच टीम के 5 सदस्यों के साथ भारत की एनआईए की टीम के सदस्य भी मौजूद थे। हालांकि पाकिस्तानी जांच टीम के वहां पहुंचने से पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। शिवसेना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पाकिस्तान की टीम को एयरबेस तक ले जाने के फैसले पर सवाल खड़े किए। पठानकोट जाने का उनका क्या मतलब है? क्या जो सबूत हमने दिए थे उसको पाकिस्तान मान्य नहीं मान रहा है? ये हमारी सॉवरेन धरती है, इस पर जो होता है वो हमारी संस्थाएं उसको देखती हैं। पठानकोट में जो हुआ है उसमें सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी जिस तरह से खातिर हो रही है, मुझे लगता है ये तो देश की स्वाभिमान और अस्मिता को शोभा नहीं देता है।
सरकार का कहना है कि सोच समझकर पाकिस्तान की टीम को भारत आने दिया गया है और यह भी खास रणनीति के तहत है कि उन्हें घटनास्थल तक ले जाया गया है। हमारा ये मानना है कि इस प्रकार के संवेदनशील विषयों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये आपके ध्यान में रहे कि सरकार जो भी निर्णय लेती है विशेषकर सुरक्षा संबंधित विषयों पर वो किसी ठोस आधार ठोस इनपुट्स पर होते हैं। पाकिस्तान का जांच दल अगले 2 दिन तक दिल्ली में रहेगा। जांच दल रविवार को दिल्ली आया था। सोमवार को एनआईए के साथ उनकी बैठक हुई थी। इस दौरान उन्हें हमले से जुड़े दस्तावेज दिए गए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों का दौरा कल से शुरू होगा। प्रधानमंत्री सबसे पहले बेल्जियम जाएंगे, जहां उनकी यूरोपीय संघ के साथ शिखर वार्ता होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री परमाणु सम्मेलन में शामिल होने वॉशिंगटन जाएंगे और फिर वहां से सऊदी अरब पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार संधि पर बात करेंगे। 1 दशक की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष संधि को लेकर कोई मतभेद नहीं सुलझा पाए हैं। 2012 के बाद भारत और यूरोपीय संघ की शिखर वार्ता भी नहीं हुई है। ब्रसेल्स में उनकी बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। We will seek to urge the EU to become a bigger partner in our priority flagship development initiatives. We look at this summit as a summit that lays the groundwork for stepped up cooperation between our two sides because the leaderships have co-terminus mandates. Trade and investment will be an important part of our discussions too. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च और 1 अप्रैल को वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहां परमाणु सामग्री और तकनीक को आतंकवादियों के हाथ में पड़ने से रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। वाशिंगटन में प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मिल सकते हैं। Nuclear security is a specific area in which we play an important role. It is an area where we try and secure nuclear material from non-state actors as well as other threats. And this is the focus of that summit. 2 और 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होंगे। वहां वो सऊदी अरब के बादशाह सलमान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। इसमें रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद समेत निवेश को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। Extremely important. If you look at any aspect of our ties, they provide 20% of our energy supplies. So we have to make sure that this supply continues. And this is one of the key agenda points that Prime Minister will be discussing with King Salman. भारत से सऊदी अरब के रिश्ते तेल और गैस के अलावा रक्षा क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। 2014 में दोनों पक्षों के बीच इससे जुड़ा समझौता भी हुआ है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। सहारा समूह की संपत्तियां अब सेबी बेचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। इससे जुटाई जाने वाली रकम का उपयोग कंपनी के प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत के लिए होगा। हालांकि संपत्तियां बेचने के लिए शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। अगर प्रॉपर्टी के दाम सर्किल रेट के 90% से कम है तो संपत्ति नहीं बेची जा सकती। ऐसी संपत्ति को बेचने से पहले सेबी को सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेनी होगी। सहारा समूह को करीब निवेशकों के करीब 36,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। सुब्रत रॉय साल 2014 से जेल में बंद हैं। साइप्रस में बंधक संकट खत्म हो गया है। मिस्र की एयरलाइंस कंपनी एयर इजिप्ट के विमान का अपहरण करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइप्रस सरकार ने कहा है कि विमान के सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। मंगलवार सुबह मिस्र के अलेक्जेंड्रिया से काहिरा जा रहे इस विमान को सैफ एल्डिन मुस्तफ़ा नाम के शख्स ने अगवा कर लिया था। अपहरणकर्ता की मांग के मुताबिक इसे साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट पर उतारा गया। अपहरण करने वाले शख्स ने पहले सभी यात्रियों को रिहा किया। हालांकि उसने आखिर तक क्रू के 4 सदस्य और 3 यात्रियों को बंधक बनाए रखा। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि यह आतंकी घटना नहीं थी। उन्होंने बताया कि अपहरणकर्ता ने निजी वजहों से यह कदम उठाया।